अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और साथ साथ आपके मशकूर भी हैं कि प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं और आपकी फ़ीडबैक हमें मिलती रहती है। प्रोग्राम के आगाज़ में ही अगर हम कश्मीरी सकाफ़त की बात कर लें तो कश्मीर की सकाफ़त जो है वो ना सिर्फ खानों से भी ज़ाहिर होती है, उसके साथ साथ प्लेसेस से भी ज़ाहिर होती है। और कश्मीरी कुल्चा एक ऐसी ख़ूबसूरत रिवायत है कश्मीर की जो कि पूरी दुनिया में कश्मीर की पहचान है। और कश्मीरी कुल्चा मुनफरिद जायका रखता है, मीठे भी आते हैं इसमें, नमकीन भी आते हैं और लोग कश्मीरी कुल्चों को बड़ा पसंद करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुबशर अकरम आवान हमें जो है इस बारे में मज़ीद अपडेट्स देंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, बताइएगा कि कश्मीरी कुल्चे को रिवायात में और सकाफ़त में क्या अहमियत हासिल है? जी तसव्वुफ़ कश्मीर जहाँ कुदरत ने अपनी खूबसूरती के सारे रंग बिखेर दिए हैं। सिर्फ हसीन मनाजिर ही नहीं बल्कि कश्मीर जहाँ पे लज़्ज़तों, मेहमान नवाजी और सकाफ़त का भी दूसरा नाम है। उन्हीं लज़्ज़तों में एक कश्मीरी सौगात कश्मीरी कुल्चा जो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान भर में मशहूर है। आज मैं ऐसी शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पे कश्मीरी कुल्चे तैयार होते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये कश्मीरी कुल्चा कैसे तैयार होता है और ये तैयार होने के बाद कैसे इनको पैक किया जाता है और कहाँ कहाँ पे ये फ़रोख्त होता है। कश्मीर का मशहूर कुल्चा एक रवायती नाश्ता है जो जायके और खुशबू का हसीन इम्तिजाज है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, दूध, नमक, चीनी, खमीर और घी को मिलाकर नरम आटा गूंदा जाता है। फिर इस आटे को तकरीबन 2 से 3 घंटे ढांप कर रख दिया जाता है ताकि वो फूल जाए। जब आटा तैयार हो जाता है उससे छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं जिन्हें हल्का सा बेल कर उन पर हशाश या तिल छिड़के जाते हैं। उसके बाद उन कुल्चों को रवायती कश्मीरी तंदूर में लगाया जाता है जहाँ वो हल्के, सुनहरी और हंसते हो जाते हैं। कुल्चे तैयार होने के बाद कश्मीरी चाय के साथ पेश किया जाता है जो नाश्ता मुकम्मल करते हैं। यह न सिर्फ जायके की पहचान है बल्कि कश्मीरी सकाफत और कश्मीरी सौगात का एक अहम हिस्सा भी है। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और कश्मीरी कुल्चे की सकाफ़त में क्या अहमियत है और कश्मीरी कल्चर में किस कदर इसको अहमियत हासिल है, उस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और बात करें अगर कश्मीर के खूबसूरत मकामात की, तो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर बड़ा खूबसूरत ख़ित्ता है और मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत से तारीख़ी मकामात मौजूद हैं और बारादरी भी उन्हीं मकामात में से एक है जो कि दरियाए जहलम के किनारे वाक़ है। और यहाँ पर करीब ही जो है जैसे संगम कहा जाए या दुमेल कहा जाए, जहाँ पर नीलम और जहलम 2 दरिया मिलते हैं, वहाँ वो मुकाम भी यहाँ से करीब है। और दरिया जहलम के करीब जो है ये बारादरी वाक़ है और देखने वालों पर अभी भी ये सहर तारी कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुराना मुकाम होने के साथ साथ इसको थोड़ी सी रेनोवेशन की भी वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत होती है और हुकूमती अदम तवज्जी के बायस जो है ये खस्ता हाली का शिकार है। हमारे नुमाइंदे फ़वाद जिलानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी फ़वाद, आगाह कीजिएगा। जी तसव्वुफ़ बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। वैसे तो पूरे आज़ाद कश्मीर में तारीख़ी मकामात पाए जाते हैं। अगर बात करें मुज़फ़्फ़राबाद की, तो मुज़फ़्फ़राबाद में भी मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात पाए जाते हैं। हम अगर बात करें प्लेट किले की बात करें या ऊपर जलालाबाद पार्क की बात करें जो मुग़ल दौर का एक शाहकार है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में बारादरी के मुकाम पर जो कि दुमेल में मौजूद है। ये 1825 में रणवीर सिंह के दौर में ये बारादरी तामीर की गई थी। तकरीबन ये 5 कमरों पर जो है वो ये मुश्तमिल है और वो इसके साथ साथ फिर बाद में जाके इसके ऊपर पुल की कंस्ट्रक्शन भी की गई थी। तकरीबन 1925 में पुल की कंस्ट्रक्शन भी की गई थी। अगर इस वक्त मौजूदा बात करें तो ये टूरिस्ट की जो है वो एक टूरिस्ट का भी हब समझा जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, लोकल जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं और ये शाहकार जो है वो देखते हैं। मगर यहाँ पर जो है वो अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत की तरफ से ये अदम तवज्जो का के बायस इस जगह की जो है वो हालत नागुफ्तबे है। जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, घास जगह जगह पे उगी हुई है। प्रॉपर सफाई का जो है वो एक इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा सकती। सिर्फ और सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, बल्कि अगर हम प्लेट किले की बात करें तो वो भी खस्ता हाली का शिकार है। अगर खुसूसी हम बारादरी की ही बात करें तो यकीन ये एक तारीख़ी प्लेस ज़रूर है। यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं और अपनी तारीख़ से रिलेटेड, कश्मीर की तारीख़ से रिलेटेड जो है वो चीज़ें भी देखते हैं। मगर जो है इसकी हालत नहायत किस्म वाली नागुफ्तबे है। प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर तवज्जो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं दी जाती।
बहुत शुक्रिया फवाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और अगर बात करें बारिशों की, तो मानसून के सीज़न में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और आज़ाद कश्मीर भर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर बारिशें फ़वाइद हमें देती हैं वहाँ पर नुकसानात भी होते हैं और नदी नालों में तुग़यानी भी आ जाती है। और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सारे नदी नाले ऐसे हैं जहाँ पर कि तुग़यानी आ जाती है और तुग़यानी के बायस यहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसाम मुग़ल हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट देंगे। जी हसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, तसव्वुफ़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पे हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर भी आई। जैसे कि न सिर्फ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल थी, जैसे कि बाबू सर टॉप की बात की जाए, ऐसे मुख्तलिफ जो मकामात है जहाँ पे काफ़ी इंसानी जानों का जो ज़ाया हुआ है। इसी तरह अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर में, यहाँ पर भी मुख्तलिफ मकामात पर यही सूरत हाल थी, जिसमें से अगर एक बात की जाए प्लेट के साथ एक जगह है जहाँ पे एक नाला आता है, रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो घर है उसकी ज़िद में आ गया और एक जो 5 साल का एक बच्चा है वो उसकी जो है वो जान ज़ाया हो गई। इसी तरह अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो सियाती मकामात हैं, जैसे कि नीलम की बात की जाए, आगे अनकेल वाली साइड पर, क्योंकि इन दिनों ये जो मौसम है ये काफ़ी खुशगवार भी होता है और आज़ाद कश्मीर से न सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी अवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर आती भी है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि हालिया इन दिनों में जो बारिशों का जो सिलसिला है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये पेशन गोई की गई है कि बारिशें यहाँ से आगे मतलब ये सिलसिला शुरू होने वाला है। तो इस दौरान ये है कि इन मकामात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक तो लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी काफ़ी होता है और दूसरा आवाम बड़ी तादाद में आती है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है तो लैंड स्लाइडिंग से बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक उन पर अमल भी करना चाहिए, ताकि हम जो मुख्तलिफ जो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें उनसे बचा जा सके। और अगर बात की जाए नदी नालों की, तो अवाम गर्मी की वजह से काफ़ी तादाद में इनका रुख भी करती है, क्योंकि दरिया में भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलता है। तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज है। इन हयादात पर अमल करना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी हसाम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आपको वो दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर और मैं हूं तसव्वुफ़ मीर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद होंगी और मोहम्मद हनीफ साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जो कि मारूफ आरजे हैं। रेडियो पर इन्हें काम करते हुए इतना लंबा अरसा हो गया है कि बच्चा जो है ना इनकी आवाज़ से वाकिफ़ है और उसके साथ साथ ये न्यूज़ एंकर भी हैं एक गवर्नमेंट चैनल में। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। मुझे बताइए कि आरजे हनी आपकी एक पहचान है और उसके बाद आपने काफ़ी सारे डिफरेंट चैनल्स पर एज अ न्यूज़ कास्टर भी काम किया, लेकिन ये जो आरजे हनी की पहचान है, तो ये आरजे हनी को कब ये ख्याल आया कि उन्हें रेडियो पर काम करना है? और एक जब से आप काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में मोर देन 20 ईयर्स तो हो गए होंगे या शायद 18-15 ईयर्स, कितना अर्सा हो गया? 15 ईयर्स ऑलमोस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका तसव्वुफ़, थैंक यू सो मच आपका भी और केटू टीवी का भी कि आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं आपके प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और केटू का मैं स्पेशली बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि क्योंकि केटू वाहिद एक ऐसा चैनल है जो आज़ाद कश्मीर, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं और पाकिस्तान के भी जितने बाकी इलाके हैं उन सब को साथ लेके चल रहा है और स्पेशली कोई ना कोई प्रोग्राम हर इलाके से दिखाता है। तो हमारे मुल्क के जितने मतलब इलाके हैं वहाँ से और स्पेशली आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों को फोकस किया हुआ है, तो इस पर जितना भी अप्रिशिएट किया जाए केटू को वो कम है। बहुत शुक्रिया। एंड आपने बात की कि रेडियो पे कैसे आना हुआ मेरा। इनफैक्ट मुझे शुरू से मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बचपन से बस एक क्रेज़ था कि मैंने किसी टीवी पे किसी मीडियम में काम लाजमी करना है। तो हुआ ये कि मैं 7th क्लास में था तो मुझे टीवी का बड़ा शौक था कि मैंने ड्रामों में काम करना है।
तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त से जिक्र किया, उसने मुझे आगे एक और बंदे से मिलवाया। उसने कहा जी कि इनको शौक है तो इनको आप किसी तरह किसी जगह पे काम दिलवाएं। तब मैं स्टूडेंट लाइफ थी मेरे, जिस बंदे से मैंने बात की उसने आगे किसी और से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा जी मुजफ्फराबाद में ऐसा तो कोई मीडियम नहीं है, ना टीवी है, रेडियो, अलबत्ता रेडियो आज़ाद कश्मीर तब हुआ करता था, उसके अलावा एफएम भी नहीं था यहाँ पे और कोई और ऐसा चैनल नहीं था। तो उन्होंने ये किया जनाब कि उन्होंने मुझे कहा कि मुजफ्फराबाद में स्टेज शोज़ होते हैं, ठीक है, तो आपको मैं एक स्टेज शो मैं आपको काम दिलवा देता हूँ, क्योंकि वो खुद भी शायद उनसे मुंसलिक थे या फिर उनका कोई वहाँ पे था, कोई रेफरेंस था, तो उन्होंने मुझे वहाँ मिलवाया। मैंने स्टेज शो जब मैं उनसे मिला, मेरा ऑडिशन हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है हम आपको इसमें कास्ट कर लेते हैं। तो मेरी वो खुशी की इंतहा नहीं थी। तो मुझे जनाब पहले स्टेज शो में मैंने काम किया, उसके 3 शोज़ हुए। तो इस दौरान मेरे घर में और मेरे स्कूल में ये बात पता चल गई कि मैंने स्टेज शो में काम किया है। जब मेरी वालदा को पता चला, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, और फिर साथ में मेरी जो स्कूल जिसमें मैं पढ़ रहा था वहाँ की प्रिंसिपल थी, उनको पता चला कि जी इस तरह इसने तो अभी से ये काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरी वालदा को बुलवाया, उन्होंने कहा जी आप बेटे को कहाँ किस फील्ड में भेजना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो इसको फिलहाल मैंने बड़ा डिफरेंट एक यहाँ से बात है कि हमें भी समझ में आती है और आप जानते भी हैं कि ये फील्ड जो है ना, ये हमारी मीडिया की फील्ड, इसको पहले दौर में इतना पसंद नहीं किया जाता था, और फिर आपने उससे बड़ा मुकाबला करके आगे आज आप माशाल्लाह पहुँचे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वालदा से डांट पड़ी? डांट पड़ी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि ये किस काम में पड़ गए हो, और स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, मैं डर के मारे 3 दिन स्कूल ही नहीं गया। मैंने कहा उनसे भी मार पड़ेगी। खैर उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि बेटा आप फ़िलहाल अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करो, उसके बाद जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो आप भले जो भी आपकी फील्ड हुई, जहाँ भी आप जाना चाहो तो जाओ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सख्ती से मना की कि मैं आपको किसी स्टेज शो या इस तरह की किसी एक्टिविटी में ना देखूं। खैर उस दौरान लेकिन आपको एक शौक था शोबिज़ का, तो वो आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह पूरा किया? ये हुआ कि खैर वो वहाँ से बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम पास कर लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि अर्थक्वेक का आपको पता ही है 2005 में, तो उसमें एक रेडियो चैनल यहाँ पे शुरू हुआ। तब हमारी स्टडीज़ भी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो मुझे बस वो जो एक अंदर आपके एक होता है ना कि यार इस फील्ड में जाना है, कुछ करना है, तो बस मेरे जहन में उसके बाद स्टेज और ड्रामा और टीवी ये चीज़ें तो मेरे जहन से निकल गई था कि अब मैंने कहीं पे मेज़बानी करनी है, भले वो कोई भी मीडियम हो। तो फिर मैंने रेडियो पे जब ऑडिशन दिया कुछ अरसे बाद, ज़लज़ले के कुछ अरसे बाद, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी आज आप शाम से प्रोग्राम करें। तो मैं फिर बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि आज से ही मुझे शो मिल गया। तो उसके बाद रेगुलरली जनाब मैं 1.5 साल ऑलमोस्ट माशाल्लाह रेगुलर हर रोज एक प्रोग्राम करता। अच्छा रोज ये बड़ी मुश्किल बात है डेली कंटिन्यू करना। डेली। और उस मेरे प्रोग्राम का नाम मुझे आज भी याद है, चिराग दिल नाम हुआ करता था प्रोग्राम का। तो वो मैं किया करता था और फिर ये 1.5 साल का अरसा गुजरा, फिर बीच में गैप आया, फिर मैंने रेडियो, फिर और 1-2 मीडियम्स यहाँ पे आ गए, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते 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 तो फिर जनाब ये सिलसिला चल पड़ा। और फिर रेडियो ऐसा पैशन बना कि जब तक रेडियो का प्रोग्राम ना करूँ मैं, तब तक मुझे अंदर से ऐसा लगता था जैसे कुछ अभी अंदर बाकी है। अच्छा ये बोलना है ये क्योंकि मैं तो आप ही को देख देख के ना मुझे भी इंटरेस्ट हुआ रेडियो का, और सच्ची बात है कि आपको हम फॉलो किया करते थे। ये एक बड़ी अजीब बात है कि जब आप रेडियो के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और फिर आपको रेडियो ऐसा मीडियम में सीखते भी आप इससे बहुत हैं, और उसके बाद आपको ना एक तड़प सी होती है। अभी मुझे भी लग रहा है कि कुछ अरसे से हम लोगों ने रेडियो छोड़ दिया, हम दोनों नहीं तकरीबन, तो हमारा दिल अभी भी कर रहा होता है कि यार हम दोबारा से स्टार्ट करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब भी आप कहीं से गुजरते हुए आपको रेडियो की आवाज़ आपके कानों में पड़ जाए तो वो अंदर का वो जो एक है आपके अंदर आरजे जाग जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा। और वो एक लोगों का प्यार बराह रास्त मिल रहा होता है कॉल्स और मैसेज के थ्रू, मेरे ख्याल में वो भी एक बड़ा अट्रैक्ट करता है। वो बहुत ज्यादा, मतलब एक आरजे का अगर आप ब्लड जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं ना, और उसमें जब आपको फीडबैक मिल रहा होता है, आपको सुनने वाले आपको एडमायर कर रहे होते हैं, आपकी आवाज़ की तारीफ कर रहे होते हैं, या आप कोई ऐसी बात कर दो जो उनके दिल को छू जाए, वो आपके लिए कुछ कह देना, वो समझे आपकी पूरे प्रोग्राम का ब्लड वो होता है। और जितना वो आपको मिलता रहता है आपका प्रोग्राम उतना ही अच्छा होता है। अच्छा हनी भाई, मैं आपको क्योंकि पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह हनी के नाम से जानता है, ये घर में भी हनी कहा करते थे या स्पेशल? मेरा
वैसे तो आपने जी। इंट्रोडक्शन में बताया मेरा नाम मोहम्मद हनीफ जी, है, जी। तो हनीफ से मेरे घर में जो है ना वो निक नेम मेरा बचपन से था, वो हनी था। तो बस वही उसी को मैंने रेडियो पे कंटिन्यू किया, क्योंकि रेडियो में अक्सर जो लोग होते हैं mostly, बिल्कुल ऐसा ही, जैसे उनके- मेरा तसव्वुफ है तो हम हाँ, लोग तोशी यूज तोशी, करते हैं, तो वो exactly, एक बड़ा exactly। अट्रैक्ट करता है लोगों को ना, अपनायत महसूस होती है मेरे बिल्कुल ख्याल में। बिल्कुल। और मोस्टली हम आपका और मेरा सफर तकरीबन ऑलमोस्ट इकट्ठे ही बिल्कुल रहा ऐसा है। ही इकट्ठे ही रहा है। और आई थिंक 2010 से 2010 से हम ऑनवर्ड्स आगे अब तक साथ साथ किसी न किसी मीडियम बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हमारा एक तो शायद हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिन्हें अच्छे मौके मिले, अच्छे हाँ, उस्ताद मिले और exactly। उसको हमने यूटिलाइज़ किया। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतने ज़्यादा मौके आज़ाद कश्मीर में, मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद नहीं हैं, तो उसमें से निखर कर आगे आना एक बड़ी बात है। एक सवाल मेरा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो आरजे होता है ना, उसकी वॉइस बड़ा मैटर करती है। जी, और ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से देन होती है, उसको आप खुद थोड़ा सा ऐसे ही। ग्रूम तो शायद कर सकते हो, लेकिन कुछ बना नहीं सकते। ऐसे ही। आपको कब पता चला था कि आपकी आवाज़ में कोई अट्रैक्शन है? ये बड़ा ज़रूरी सवाल। मैं इनफैक्ट ये था कि जब मेरी स्कूल लाइफ थी, तो मुझे शौक था कि मैं स्टेज कंडक्ट करूं। तो ये था कि स्कूल में भी मुझे कहा जाता था कि आप स्टेज कंडक्ट करें, आप स्टेज करें। तो वो शौक जो बेसिक चीज़ है आपका ऐसा ही है, शौक, आपका अगर शौक। आपके अंदर पैशन है, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप दिन ब दिन इसमें ग्रूम कर जाते हैं, अगर आपने करना है। तो फिर वो कहते हैं ना, एक हमारी देसी कहावत ही है, पहाड़ी में वो कहते हैं जी, पत्थर जो है ना वो गिर गिर के रोड के गोल होता है। ऐसा ही है। तो फिर ऐसे जनाब के जब आप रोज आपको एक प्रोग्राम करना पड़े, वो भी 2 आवर्स का, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ग्रूम हो जाते हैं आप। बिल्कुल, अल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखने का अमल फिर जारी रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात में ये था कि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि कोई मीडियम ऐसा नहीं था जहां आप सीख सकते, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था, कोई एकेडमी ऐसी नहीं थी, सुन के देख के ही हम करते थे। जब मैंने न्यूज़ कास्टिंग स्टार्ट की, तो मैं देखता था कि यार चैनल पे उनका अंदाज क्या है पढ़ने का, उनकी फेस रीडिंग क्या बिल्कुल होती है, ऐसे ही। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक जो खुशी वाली खबर है उसको कैसे करते हैं, और एक जो सौरव वाली है तो उसका क्या एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ें फिर रेडियो कहते हैं जी, वही बड़ा आप मतलब अच्छा बन सकता है आरजे, जिसके पास सुनने की ताकत हो, बिल्कुल। क्योंकि सारे लोग नहीं सुनते। हाँ। क्योंकि हर बंदे को ये लगता है कि मैं मुझसे अच्छा कोई कर कोई नहीं है ही सकता। नहीं है। हाँ, तो अगर आप में सुनने की जज्बा है, तो आप सुन के बहुत अच्छा कर सकते हो। तो बस ऐसे ही करते करते जनाब आज अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैं तो खुद बहुत बड़ा फ़ैन रहा आपका। फिर उसके बाद अल्लाह ने इतनी एक बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आप जी, लोगों जी, को देख के हम लोगों ने सीखा, और फिर उसके बाद ना हमें आप लोगों के साथ उठने बैठने का मौका भी मिला। और आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सुना करता था, घर में लगाता था रेडियो, अपने वालिदैन को भी सुनाता था, साथ हनी भाई को पर्सनल मैसेज करता था, भाई मेरा मैसेज आपने ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी मैसेज डिले हो जाते थे। और आजकल तो एफएम का उस तरह से क्रेज़ नहीं है, जी। लेकिन कुछ अरसे पहले बहुत क्रेज़ था, बहुत और ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मैसेज होते थे, और उसमें चाह के भी शायद आप वो सारी कॉल्स ना ले सकें, वो ना कर सकें। जी। तो माशाल्लाह एक वो ज़बरदस्त सा दौर भी देखा। फिर हनी भाई एक बात और है कि हम लोग जो है, आप लोग जो है वो बड़ी मेहनत से आगे आए, और आस्ता आस्ता हल्के हल्के स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके ना आगे आए, और इसीलिए शायद इतने ग्रूम्ड भी हैं। अब जो हम बच्चे देख रहे हैं, वो एक दिन या 2 दिन किसी जगह कोई काम करते हैं, तो थर्ड दिन उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या समझते हैं कि ग्रूम्ड होना, आस्ता आस्ता से आगे चलना, अपने से जो आपके सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, वो कितना मायने रखता है इस फील्ड में? एग्जैक्टली जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बात ये जी, इसमें किसी हद तक उन बच्चों का कसूर भी नहीं है। असल बात ये है कि जब से हमारे पास मोबाइल फ़ोन बिल्कुल, आया, ठीक ऐसे है, हर दूसरा बंदा जिसका कोई सहाफ़त से लिंक नहीं है, जिसका कोई इस मीडियम से लिंक नहीं है, जिसका कोई मीडिया से लिंक नहीं है, वो फ़ोन उठाता है और वीडियो बनाना और गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। तो उस क्रेज़ में हर बंदे को लगता है यार कि मुझसे तो अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, और मैं जो हूँ बेहतरीन हूँ, बेस्ट हूँ। क्योंकि उन्हें जज करने वाला कोई नहीं है, उन्हें उनकी चीज़ें बताने वाला कोई नहीं है, उन्हें ये कोई नहीं बताने वाला आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया। और बात आप वाली है कि आज दौर ऐसा है कि अगर आप किसी को बताएंगे कि आपने यहाँ से गलत किया, यहाँ से सही किया, तो वो लोग नाराज़ जो ना है हो उसको, जाएगी। हाँ, ठीक करने ये के बड़ा लिए वो मसला है। माइंड कर जाते हैं, फील कर जाते हैं यार कि ये हमारे काम में गलतियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, हमें इतना अरसा हो गया, मुझे भी, आपको भी। अभी अगर मुझे कोई, हम लोग एक जगह अभी भी इकट्ठे काम कर रहे हैं, जब मुझे कोई लफ्ज़ समझ नहीं आता, मैं स्पेशल जाता हूँ, हनी भाई से पूछता हूँ। आपको खुद गलत करने से बेहतर है कि आपको 10 लोग वो स्क्रीन पे आपकी गलती निकालें। अगर आप अपने कोलीग से पूछ लें तो आपकी रिस्पेक्ट ऊपर ही होगी। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं अभी भी, और सीखने का मरहला हनी भाई कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसमें एक ये हमने जिस टाइम में सीखा, उसमें ये भी था कि उस वक्त हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। बिल्कुल। हमने बड़ी मेहनत की, बहुत फ्री ऑफ खुद से, कॉस्ट काम किया, हाँ, दिन ऐसे ही। रात काम किया, इवन अपनी
पॉकेट से पैसे खर्च करके भी काम किया। आजकल मौके इतने ज़्यादा आ गए हैं, खासकर सोशल मीडिया की वजह से, और आज़ादी इतनी है सोशल मीडिया की वजह से कि हर बंदा अपना चैनल खोल के बैठा हुआ है और उसको किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। वो यूट्यूब से देखी चीज़ें, वहाँ से देखी, वहाँ से एडिटिंग सीखी और ख़ुद बैठ के वो करने। हमारे दौर में ये चीज़ नहीं थी। हमें रेडियो में कहा जाता था, मतलब जो आप ने थोड़ा सा बाद मेरे थोड़े ऐसे बाद, आई थिंक 3-4 साल बाद स्टार्ट किया, तो उस वक्त हमें ये कहा जाता था, मुझसे बाकायदा स्क्रिप्ट लिखवाया जाता था, मुझसे पूछा जाता था कि आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे। लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस अब ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हर बंदे को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतरीन है। और जहाँ तक बात की आपने कि रिस्पेक्ट जो है आप अपने सीनियर्स की, वो तो हर दौर में होनी चाहिए, भले ये हो या इससे पहले हो। लेकिन बात ये है कि आज वक्त ऐसा है कि हर बंदे को लगता है यार कि इन्होंने क्या किया, मैं जो कर रहा हूँ वही बेहतर है। और हनी भी माजरत आपकी कथा कलामी हो रही है, उसके लिए एक चैनल्स भी जिम्मेदार इस वजह से हैं क्योंकि वो फेम को देखते हुए, टिकटॉक पे ज़्यादा व्यूज़ को देखते हुए, इंस्टा पे ज़्यादा फॉलोअर्स को देखते हुए उन लोगों को हायर कर लेते हैं जिन्हें शायद काम नहीं आता, और वो जो मंजे हुए लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर गया है वो लोग, और जिन्होंने अपना वक्त दिया है, अगर वो स्पेशलाइज नहीं भी हैं, जिन्होंने बेबी स्टेप्स लेकर इतनी मेहनत करके आज वो अगर किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तो जाहिर है उससे बेहतर तो एक न्यू बंदा नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉलोअर्स को और सोशल मीडिया की वजह से इस तरह के लोग ज़्यादा कुछ जिम्मेदारियां चैनल्स की भी हैं कि उनको भी सोचना चाहिए कि हमें एक ग्रूम हुआ बंदा या एक ऐसा बंदा जो जिसने मेहनत की हुई इस फील्ड में, उसको मौके, मैं ये इस बात के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूँ कि आप यंगस्टर्स को मौके ना दें, जरूर दें, लेकिन उन्हें एक प्रोसेस से गुजार के, बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें पहले सीखने का मौका दें, उन्हें बिठाएं। जब आप डायरेक्टली एक बंदे को लाके टीवी पे बिठा देंगे बगैर किसी एफर्ट के, तो वो कभी भी वो मेहनत नहीं करेगा जो वो मेहनत करके उस सीट तक पहुंचेगा। जब आप मेहनत करके सीट पर आते हैं फिर आपको कदर होती है, और जब आपको बिना किसी मेहनत की वही सीट मिल जाए तो फिर बंदा कहता है यार ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई मतलब आम सी बात ही शायद इजीली चीज़ असेस हो जाए तो वो लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई मेरा ही कोई कमाल था, पता नहीं क्या था कि बस लोग बैठे हुए थे। ऐसी बात है कि मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल हनी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये टाइम इतनी जल्दी गुजर गया है कि यकीन करें अभी बहुत सारे सवाल रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में आपको दोबारा दावत देंगे। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके फैंस भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं जो रेडियो पे आना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उन सब के लिए यही पैगाम है, आप अपने आप पे फोकस करें, ठीक है, अपने आप को देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतरीन है, बेस्ट है, और आप उसे कहें कि ये बेस्ट है, इसी बेस पे मैं आगे चला जाऊँ। हो सकता है जब आप फील्ड में जाएं तो आपसे बहुत सारी गलतियाँ हों। आप पहले सीखने का अमल, आपके पास इस वक्त इतने मौके हैं, आप रेडियो सुने, आप टीवी देखें, आपके पास हज़ारों चैनल्स हैं, ठीक है, आप उनसे सीखें, अपने आप को मिरर के सामने खड़ा होकर देखें कि भाई ये मैं जो लफ्ज़ वहाँ पे मैंने सुना है उसको मैं कैसे अदा कर रहा हूँ। जब आप सीखने का प्रोसेस मुकम्मल करके किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे और फिर आपको वहाँ से एडमायर किया जाएगा ना, तो वो जो आपको एडमायर के 2-4 लफ्ज़ मिलेंगे ना, तो वो आपका मतलब जो है जिसे कहते हैं कि आपकी कुल मेहनत वो होगी, और आपको आगे से उसका सिला भी अल्लाह ताला देंगे। हनी भाई, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, K2 टीवी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला K2 टीवी को मज़ीद तरक्कियाँ दे, आपके प्रोग्राम में मज़ीद अल्लाह ताला चाँद लगाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम कश्मीर डायरी आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे थे प्रोग्राम कश्मीर डायरी K2 टीवी की स्क्रीन पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।